Hey everyone, welcome to my YouTube channel. Here we will study 12th Biology NCERT Chapter 2, which is Sexual Reproduction in Flowering Plant. तो आइए स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक प्लेस. तो हमें एंजियोस्पर्म फ्लावर के पार्ट्स को बताना है जहाँ से मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होते हैं. तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स. जो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है वो एंथर के पॉलिन सैक से होता है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस. गैमेट का फॉर्मेशन होना, गैमेट का बनना. और जो हमारी फीमेल गैमेटोफाइट होती है ये ओव्यूल के न्यूक्लियस से डेवलप होती है. अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं. सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस. विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग दीज इवेंट्स. नेम द स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दीज टू इवेंट्स. हमें यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस को डिफरेंशिएट करना है. साथ ही इस सेल डिवीजन में कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं ये बताना है. और इस इवेंट्स के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसके बारे में बताना है. तो आइए पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं. एक साइड हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में दिया गया है और दूसरी साइड मेगास्पोरोजेनेसिस. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ pollen grains from microspore mother cells by meiosis is known as microsporogenesis. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमारा माइक्रो मदर सेल से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है. यही प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है. मेगास्पोरोजेनेसिस में हमारा क्या होता है? मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर्स बनते हैं मेगा मदर सेल से. इस प्रोसेस को बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन. सेकेंड है हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एंथर विच इज ब्रॉडर नोब लाइक फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमन. ये जो हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है इस फॉर्मेशन से पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है जो कि फर्टाइल पार्ट होता है स्टेमन का, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट. नेक्स्ट है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस से. मेगास्पोरोजेनेसिस से हमारे ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है प्लांट के, जो कि ओवरी का पार्ट होता है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से. ऑल द 4 pollen grains that are formed from microspore mother cells are functional. मेगास्पोरोजेनेसिस में 4 पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है और ये चारों फंक्शनल होते हैं. जबकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है? इन चारों में से केवल एक मेगा स्पोर जो होती है वो फंक्शनल होती है, बाकी डिजेनरेट हो जाती है. आइए देख लेते हैं कि इस इवेंट्स में इनमें कौन कौन से इवेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं. ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल कंटेन 2 sets of chromosome and are therefore diploid. Megaspore mother cells and microspore mother cells enlarges and undergo meiosis to produce 4 haploid cells called megaspore and microspore respectively. माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है मियोसिस के द्वारा. ये जो स्पोर्स होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं. और मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस के द्वारा 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. और इनमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं, इसीलिए जो फॉर्मेशन होता है स्पोर्स का वो नंबर में हैप्लॉइड होते हैं.
Microsporogenesis and megasporogenesis give rise to pollen grains and embryo sac. Microsporogenesis से pollen grains का फॉर्मेशन होता है और मेगास्पोरोजेनेसिस से एम्ब्रियो सैक का, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट्स का. पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट. जो पॉलन ग्रेन होता है वो हमारा मेल गैमेटोफाइट होता है और एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट होता है, फीमेल गैमेट हम मान सकते हैं प्लांट का. आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन द करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस. यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस दिया गया है, उसे अरेंज करना है. जैसे कि पॉलन ग्रेन, स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर टेट्रॉइड, पॉलन मदर सेल एंड मेल गैमेट्स. तो आइए इसके सीक्वेंस को देखते हैं. पहले हमारा होगा स्पोरोजिनस टिश्यू, देन पॉलन मदर सेल, देन माइक्रोस्पोर टेट्रॉइड. माइक्रोस्पोर टेट्रॉइड के बाद पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन से हमारा मेल गैमेट फाइट बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. विद अ नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल. यहाँ पे हमें एंजियोस्पर्म के ओव्यूल को डिस्क्राइब करना है और इसके लेबलिंग को बताना है. तो आइए देख लेते हैं. यहाँ पे हमें ओव्यूल का डायग्राम दे रखा है, तो इसको हम पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं. अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल एज अ स्मॉल स्ट्रक्चर. ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल है, विच इज़ फॉर्म्ड इन ओवरी. ये ओवरी में पाया जाता है प्लांट की. ओव्यूल फर्स्ट डेवलप एज प्रोजेक्शन ऑन द प्लेसेंटा एंड कंपोज्ड ऑफ मल्टीलेयर्ड सेल्युलर टिश्यू कॉल्ड द न्यूसिलस. ये न्यूसिलस से डेवलप होता है. The hypodermal cell of Dinucleus enlarges and transforms into megaspore mother cell. This cell undergoes meiosis to produce 4 haploid cell. Megaspore mother cell से meiosis के द्वारा 4 haploid cells बनते हैं और यही जो 4 megaspore mother cells होंगे, इनमें से 3 डिजेनरेट हो जाएंगे और केवल रह जाएगा एक, और इसी से हमारा एम्ब्रियो सैक, जो कि हमारा फीमेल गैमेटोफाइट होता है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है. एन ओव्यूल, और इसी से एन ओव्यूल में बी सराउंडेड बाय 1 or 2 प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स. जो ओव्यूल होता है हमारा, ये 2 प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड होता है, जिसे हम इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं. इनर इंटेग्यूमेंट्स एंड आउटर इंटेग्यूमेंट्स लिविंग अ स्मॉल ओपनिंग एट एंड टर्म्स एज माइक्रोपाइल. इसमें एक ओपनिंग पाई जाती है, इसे माइक्रोपाइल कहते हैं. इसे हम डायग्राम में अभी देखेंगे. विच एक्ट एज पासेस फॉर द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब. इसी पोर से पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है ओव्यूल में. दस अ टिपिकल ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक विद द न्यूसिलस एंड इंटेग्यूमेंट्स. तो आइए इसके डायग्राम को देख लेते हैं हम. डायग्राम में आप देखेंगे हमें दिया गया है ओव्यूल का. यहाँ पे जो हमने एक पोर की बात की थी, जहाँ से पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है, माइक्रोपाइलर दिया गया है, और इसके प्रोटेक्टिव लेयर ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट्स, आउटर इंटेग्यूमेंट्स एंड इनर इंटेग्यूमेंट्स. यहाँ सेल में देख लेते हैं. नीचे 2 हमें सिनर्जेट्स दिए गई हैं. एक है हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस, बीच ये इस पार्ट को देखेंगे आप, इसे बोला गया है एम्ब्रियो सैक. और ऊपर की जो 2 न्यूक्लियस दिखाई गई हैं, इसे दिया गया है एंटीपोडल्स न्यूक्लियस. और ये ऊपर का जो हमारा होता है, इनको बोलेंगे हम चलाजा. यहाँ ये हाइलम होता है और ये फ्यूनिकल कहलाता है हमारा, ये नीचे का पार्ट. आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. What is meant by monospermic development of female gametophyte? यहाँ पर हमें मोनोस्पर्मिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बताना है. इन मेनी फ्लावरिंग प्लांट्स ओनली 1 out of the 4 मेगास्पोर enlarges and develop into फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक. तो यहाँ पे क्या होता है, मेगास्पोर से 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, जिसमें से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और केवल एक रह जाता है. इसे एक से हमारे
फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है. दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज मोनोस्पर्मिक टाइप डेवलपमेंट. तो 3 में से केवल एक मेगास्पोर हमारा बचा, इसी को हम बोलेंगे मोनोस्पर्मिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6. यहाँ पे हमें विद अ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट नेचर ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट. यहाँ हमें फीमेल गैमेटोफाइट के 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट्स नेचर को बताना है कि जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट होता है इनमें 7 सेल्ड होती है और 8 न्यूक्लिएट होती है. तो आइए देख लेते हैं. एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट जिसे हम बोलते हैं इज फॉर्म्ड बाय 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स. फीमेल गैमेटोफाइट में 3 माइटोटिक डिविजन्स होते हैं. न्यूक्लियस में the nucleus of the functional megaspore divides mitotically to form 2 nuclei which moves to the opposite poles. इस न्यूक्लियस से 2 जो है डिविजन्स होते हैं जिससे 2 न्यूक्लियाई बनते हैं और ये जो दोनों न्यूक्लियाई होते हैं ये अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं, फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक. अपोजिट पोल्स पे जाने के बाद 2 न्यूक्लिएट बनाते हैं ये एम्ब्रियो सैक के. 2 more subsequent mitotic nuclear divisions results in the formation of 4 nucleate and later the 8 nucleate stages of the embryo sac. अभी मैं डायग्राम में दिखाऊंगी. After the 8 nucleate stage, cell wall are let down leading to the organization of the typical female gametophyte or embryo sac. 6 of the 8 nuclei are grouped together at micropylar and chalazal end and they form egg apparatus and antipodals respectively. The large central left over with 2 polar nuclei. Thus, a typical female gametophyte consists of 7 cells with 8 nucleus. तो आइए हम देख लेते हैं डायग्राम में. डायग्राम में हमें बताया गया है कि दो न्यूक्लियस होंगे हमारे, 2 अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे. एक ये चैलेजल एंड पे आ जाएगा और एक हमारे ये माइक्रोपाइलर एंड पे. फिर इन सेल्स में फिर से 2 बार डिवीज़न हो जाएगा. 2 बार डिवीज़न से 2 करके 4 ऊपर 4 नीचे बन जाती है हमारी सेल्स. 4 ऊपर 4 नीचे 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर ये हो जाता है, जिसमें से जो 6 होती हैं अलग अलग एंटीपोडल्स पोल पे हो जाएंगी और फिर ये हमें 7 सेल्स और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर में देखने को मिल जाती है. तो देख लेते हैं हम. देखिए 3 जो हमारी होंगी 6 में से 3 ऊपर एंटीपोडल एंड्स पर चली जाएंगी और ये नीचे 6 आप देख सकते हैं. 2 ये सिनर्जिड्स के फॉर्म में, 2 फिलिफॉर्म एपिटिस के फॉर्म में, 3 6 ये हो गई और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई जिसे हम एक साथ बोलेंगे तो सेंट्रल सेल्स का नाम दे देंगे. तो अगर हम काउंट करते हैं तो 3 ऊपर और ये 3 नीचे, 6 7 8 न्यूक्लिएट. और सेल्स की बात करें तो 3 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाता है हमें. अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट आर चैस्मोगैमस फ्लावर्स कैन क्रॉस पॉलिनेशन occurs in clustogamous flower, give reason for your answer. यहाँ पे हमें चैस्मोगैमस फ्लावर के बारे में बताना है और ये कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है ये क्लस्टोगैमस फ्लावर में हो सकता है और अगर हो सकता है तो इसका हमें रीज़न बताना है और नहीं तो क्यों, ये रीज़न बताना है. तो आइए देख लेते हैं चैस्मोगैमस फ्लावर क्या होता है. चैस्मोगैमस फ्लावर जिसे हम ओपन फ्लावर्स कहते हैं, ये फ्लावर्स ओपन टाइप के होते हैं. चैस्मोगैमस फ्लावर विच एंथर एंड स्टिग्मा आर एक्सपोज्ड फॉर पॉलिनेशन. अब चूंकि ये फ्लावर ओपन होगा तो इसके जो एंथर और स्टिग्मा होंगे वो एक्सपोज्ड होंगे, बाहर की ओर होंगे, खुले हुए होंगे, जिससे ईजिली पॉलिनेशन हो जाएगा.
और जो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन कैन नॉट अकर इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होता है ये क्लोज टाइप का होता है, चूंकि बंद होगा तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होंगे रिमेन्स क्लोज दस कॉजिंग ओनली सेल्फ पॉलिनेशन। तो चूंकि ये बंद होते हैं इसलिए इनमें केवल सेल्फ पॉलिनेशन ही पॉसिबल है। इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर यानी क्लोज टाइप के फ्लावर में एंथर डाइसेस इनसाइड द क्लोज्ड फ्लावर सो द पॉलन ग्रेन्स कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा, thus there is no chance of क्रॉस पॉलिनेशन। ये चूंकि बंद टाइप का होता है, इसके एंथर फ्लावर के अंदर ही होंगे तो इसमें ईजिली सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। इसका हमें 2 एग्जाम्पल दे रखा है, एक है ऑक्जेलिस और दूसरा है वियोला। आइए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेंशन 2 स्ट्रेटजीज डेवलप टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर्स। 2 स्ट्रेटजीज को बताना है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो आइए देख लेते हैं इन 2 स्ट्रेटजीज को। कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन डिक्रीज द विगरस एंड विटलिटी ऑफ पर्टिकुलर रेस। सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा जो हमारे प्लांट स्पीसीज की जो रेस होती है, जो उनकी नस्लें होती हैं, प्रजातियां होती हैं, उनका जो कैरेक्टर होता है वो उनमें नए कैरेक्टर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इसलिए इसको रोकने के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए फ्लावरिंग प्लांट में बहुत से डिवाइसेस होती हैं या बहुत से हम बोल सकते हैं तरीके होते हैं। फ्लावर्स में भी ऐसा नेचर ने उन्हें दे रखा है। एंड टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन को यहाँ पे डिक्रीज किया जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन को इंक्रीज किया जाता है। इसके लिए 2 डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं फ्लावरिंग प्लांट में। एक है हमारा डाइकोगैमी और सेल्फ स्टेरिलिटी आर 2 मोस्ट कॉमन डिवाइसेस दैट इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन। ये डाइकोगैमी और सेल्फ स्टेरिलिटी, ये जो 2 डिवाइसेस होती हैं ये क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करती हैं, बढ़ावा देती हैं। तो आइए जान लेते हैं डाइकोगैमी क्या होता है। डाइकोगैमी maturation of anther and stigma at different times in a bisexual flower prevents self pollination। bisexual plant में क्या होता है, bisexual flower में स्टिग्मा और एंथर का जो मैचुरेशन होता है वो अलग अलग टाइम से होगा, तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइमिंग अलग है। इस तरह से हम सेल्फ पॉलिनेशन को चेक कर सकते हैं, रोक सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ स्टेरिलिटी, जिसे हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल्फ स्टेराइल जीन इन सम फ्लावर्स pollen grains do not germinate on the stigma of that flowers। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, सेल्फ स्टेराइल जीन पाए जाते हैं फ्लावर्स पे, जिससे कि पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो जर्मिनेट नहीं कर पाता है और इससे भी सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसका एग्जाम्पल हमें 2 प्लांट्स का दे रखा है, एक है हमारा टबैको और दूसरा है हमारा पोटैटो। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ऊपर का ही क्वेश्चन है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी क्या होता है। व्हाट डज सेल्फ पॉलिनेशन नॉट लीड टू सीड फॉर्मेशन इन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी स्पीसीज। कि क्यों सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है सीड फॉर्मेशन को नहीं होने देता है इस सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी डिवाइस में। तो आइए देखते हैं। When the pollen grains of an anther do not germinate on the stigma of same flower, then such flower is called self-sterile। अब चूँकि सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में सेल्फ स्टेराइल जीन पाए जाते हैं, जिससे कि जो हमारा एंथर होता है वो जर्मिनेट नहीं कर पाता है स्लेम फ्लावर के स्टिग्मा पर, और इसीलिए फ्लावर जर्मिनेट नहीं हो पाता है, और इसी को हम बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी।
इस कंडीशन को। इसमें होता है क्या है, द ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलिन ग्रेन्स शेड फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलिन ग्रेन्स का एंथर और स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे कि जर्मिनेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। बट इस सेल्फ स्टेरिलिटी जीन्स की वजह से ये ट्रांसफ़र होता है, ये प्रोसेस इनिशिएट नहीं हो पाता है। सेल्फ पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन शेड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इन द सेम फ्लावर, बट इन सम फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल्फ स्टेराइल जीन ऑन पिस्टिल एंड पॉलिन ग्रेन्स। हाँ, तो मैंने बताया सेल्फ स्टेराइल जीन की वजह से ये फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, तो इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज बैगिंग टेक्निक, हाउ इट इज़ यूजफुल इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। बैगिंग टेक्निक क्या होती है और प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में ये कैसे यूजफुल है, तो जान लेते हैं। बैगिंग टेक्निक यानी बैगिंग यानी कि बैग। तो बैगिंग टेक्निक क्या होता है, इट इज़ कवरिंग ऑफ emasculated flowers, removal of anthers in bud condition from a bisexual flower by a bag of butter paper of polythene in their bud condition before the anthesis। इसमें क्या होता है, बडिंग कंडीशन में जब फ्लावर होता है हमारा, उसमें से हम एंथर को निकाल लेते हैं, एंथर को कट कर लिया जाता है और उस फ्लावर को ऊपर से कवर कर दिया जाता है पॉलीथीन से, या बैग हम बोल सकते हैं कि ऊपर से कवर करके पन्नी एक लगा दिया जाता है, बैग बना दिया जाता है, उसके चारों तरफ कवरिंग कर ली गई है, बैग के अंदर उसको रख लिया जाता है। इससे क्या होता है, कंटामिनेशन जो होता है स्टिग्मा पर ये नहीं हो पाता है कि अनवांटेड पॉलिन ग्रेन जिसका हम नहीं चाहते हैं कि हमारा फ्लावर इस पॉलिन ग्रेन से फर्टाइल हो जाए, तो इसीलिए उसको हम कवर कर लेते हैं। When the stigma of emasculated flowers mature, the bags are removed। और जब उसका स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है तो उस बैग को हम हटा लेते हैं और डिजायर्ड मेल के जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो उस स्टिग्मा पर डाल दिए जाते हैं, जिससे कि फ्रूट डेवलप हो जाता है और फिर से उसे रीबैग कर दिया जाता है। इसी को हम बोलते हैं बैगिंग टेक्निक। दिस टेक्निक इज मेनली यूज इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये जो टेक्निक होती है बैगिंग टेक्निक, ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ की जाती है। इससे क्या होता है, ये प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में प्लांट ब्रीडर्स ऑफन यूज दिस टेक्निक टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर्स फ्रॉम अनवांटेड पॉलिन ग्रेन्स। ये जो बैगिंग टेक्निक होती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे हमें अनवांटेड पॉलिन ग्रेन्स के रिमूवल के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, वेयर एंड हाउ डज इट टेक प्लेस, नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है और कौन सा न्यूक्लियाई इस ट्रिपल फ्यूजन में पार्टिसिपेट करता है। फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमेट विद डाई टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल टू फॉर्म द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसे हम पेन बोल सकते हैं, इसमें क्या होता है, सेकेंड मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ हो जाता है, जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एम्ब्रियो सैक। ये जो ट्रिपल फ्यूजन का प्रोसेस होता है ये हमारा एम्ब्रियो सैक में होता है। आफ्टर रीचिंग द ओवरी, पॉलन ट्यूब एंटर्स इन द एम्ब्रियो सैक फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड से एम्ब्रियो सैक में ये एंट्री ले लेता है। आफ्टर पेंट्रेशन द टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब ruptures releasing the two male gametes। टू मेल गैमेट को ये रिलीज कर देता है। दी वन मेल गैमेट फ्यूज विद द एग, जिसमें से एक जो हमारा मेल गैमेट होगा वो एक से फ्यूज कर लेगा, जिससे कि डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी।
तो यहाँ सिनगैमी की प्रोसेस हो जाएगी, जाइगोट फॉर्मेशन हो गया तो, और जो दूसरा मेल गैमिट होगा वो दूसरे पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज होकर के ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर लेता है। यही हमारा ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। यही दो इवेंट्स जो होती हैं फर्टिलाइजेशन की, डबल फर्टिलाइजेशन में भी पार्टिसिपेट करती हैं। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, Why do you think the zygote is dormant for some times in a fertile used ovule? तो यहाँ हम देखेंगे जो हमारा जाइगोट होता है वो डॉर्मेंट होता है फर्टाइल यूज्ड ओव्यूल में। क्यों? तो जो जाइगोट होता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्ट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। ये जो जाइगोट होता है कुछ टाइम के बाद एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। मोस्ट जाइगोट्स रिमेन डॉर्मेंट टिल सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म्स फॉर्म। जिसमें से कुछ जो जाइगोट होते हैं हमारे वो डॉर्मेंट रहते हैं जब तक कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो नहीं जाता। दे डू सो, वे ऐसा इसलिए करते हैं टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये जो जाइगोट होते हैं ये ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सके, इसीलिए डॉर्मेंट नहीं होते हैं जब तक कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, डिफ्रेंशिएट बिटवीन। यहाँ हमें डिफ्रेंशिएट करना है हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल पर। तो आइए देख लेते हैं। एक तरफ हमारा एपिकोटाइल दिया गया है और दूसरी तरफ हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल क्या होता है? इट इज़ द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस इन बिटवीन प्लूम्यूल एंड कोटाइलेडॉन्स। जो एपिकोटाइल्स होता है हमारा ये प्लूम्यूल और कोटाइलेडॉन्स के बीच का एक्सिस होता है, पार्ट होता है। और हाइपोकोटाइल जो होता है कोटाइलेडॉन्स और रेडिकल्स नोड के बीच का पार्ट होता है। एपिकोटाइल्स में in hypogeal germination epicotyle elongates so that cotyledons remain in soil। एपिकोटाइल में जो हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है इसमें एपिकोटाइल इलोंगेट्स कर जाता है, ग्रो कर जाता है, जिससे कि जो कोटाइलेडॉन्स होता है वो सॉइल में ही ग्रो करे। और हाइपोकोटाइल में क्या होता है? एपिजियल जर्मिनेशन। जब एपिजियल जर्मिनेशन होता है तो हाइपोकोटाइल भी इलोंगेट्स कर जाता है, जिससे कि जो हमारा कोटाइलेडॉन्स होता है ये सॉइल से बाहर आ सके। एपिकोटाइल्स क्या करता है कि वो सॉइल में ही ग्रो करे और हाइपोकोटाइल उसे सॉइल के बाहर आने देता है जर्मिनेट होकर के। एपिकोटाइल में क्या होता है? जो टर्मिनल एंड होता है प्लूम्यूल का, एपिकोटाइल का जो टर्मिनल एंड होता है वो प्लूम्यूल कहलाता है। और यही हाइपोकोटाइल में हाइपोकोटाइल का जो टर्मिनल एंड होता है वो रेडिकल कहलाता है। ये हमारे 3 डिफरेंस थे एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल में। आइए इसे का हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। डिफ्रेंशिएट करना है हमें कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा में। तो कोलियोप्टाइल क्या होता है? एपिकोटाइल बियरिंग शूट एपेक्स एंड लीफ प्रिमोर्डियल्स इनक्लोज इन फ्लोरियर स्ट्रक्चर कॉल्ड कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल क्या होता है? जो हमारा कोई भी प्लांट होता है, जैसे कि ग्रास हुआ हमारा, ग्रास में जो नया प्लांट निकलता है उसकी जो कवरिंग होती है प्लूम्यूल्स को, या हम ये कह सकते हैं कि प्रिमोर्डियल फोलियर स्ट्रक्चर को निकलने के लिए वो उसे कवरिंग किए होता है। बाहरी जो कवरिंग होती है वो कोलियोप्टाइल होती है। कोलियोराइजा क्या होता है? द रेडिकल एंड रूट कैप आर इनक्लोज इन शीट कॉल्ड कोलियोराइजा। रेडिकल और जो रूट कैप होता है हमारा, ये जो कवर्ड होता है जिस पार्ट से, उसे कोलियोराइजा बोलते हैं। कोलियोप्टाइल हैज टर्मिनल पोर फॉर द इमर्जेंस ऑफ फर्स्ट लीफ। कोलियोप्टाइल में टर्मिनल पोर होता है जिससे कि फर्स्ट लीफ ग्रो कर सकती है ऊपर की ओर। इसका एग्जांपल हम ग्रास देख सकते हैं। कोलियोराइजा इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर। जो कोलियोराइजा होता है ये हमारा एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है
कोलेप्टाइल हॉलो स्ट्रक्चर होता है जिससे कि नई लीफ ग्रो करती है, ये हॉलो पार्ट होता है। कोलोराइजस सॉलिड पार्ट होता है। कोलेप्टाइल इट प्रोटेक्ट्स द प्लूम्यूल ड्यूरिंग इमर्जेंस फ्रॉम सॉइल। कोलेप्टाइल जो होता है ये प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये। और जो कोलोराइजा होता है ये प्रोटेक्ट नहीं करता है रेडिकल को, मीन्स ये प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती है। इट ग्रोज मच बियॉन्ड द ग्रेन्स। जो कोलेप्टाइल होता है ये ग्रेन्स में पाया जाता है ज़्यादातर और ग्रो करता है। आफ्टर इमर्जेंस फ्रॉम ग्रेन इट स्टॉप्स ग्रोइंग। और जो कोलेराइजा होगा हमारा ग्रेन में इमर्जेंस के बाद ग्रो नहीं करता है, इसकी ग्रोइंग प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। कोलेप्टाइल आफ्टर इमर्जेंस फ्रॉम सॉइल ड्यूरिंग जर्मिनेशन बिकम्स ग्रीन एंड डज फोटोसिंथेसिस। कोलेप्टाइल में हमारा जब जर्मिनेट कर जाता है पार्ट या प्लूम्यूल तो इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिससे कि ये ग्रीन कलर का दिखता है। कोलेराइजा डज नॉट कम आउट ऑफ सॉइल एंड इट रिमेन्स नॉन ग्रीन। कोलेराइजा जो होता है हमारा ये सॉइल से बाहर नहीं आता है, मीन्स जर्मिनेट नहीं करता है और ये नॉन ग्रीन पार्ट होगा। नॉन ग्रीन पार्ट होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है इनमें। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे इस क्वेश्चन के। यहाँ भी हमें डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन इंटेगुमेंट एंड टेस्टा। इंटेगुमेंट एंड टेस्टा में डिफ्रेंशिएट करना है। तो इंटेगुमेंट क्या होता है हमारा, ओव्यूल की कवरिंग होती है इंटेगुमेंट, जबकि जो हमारा टेस्टा होता है इट इज़ आउटर कवरिंग ऑफ सीड। टेस्टा हमारा सीड की आउटर कवरिंग होती है। इंटेगुमेंट थिन पार्ट होता है जिसमें 1 और 2 लेयर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगी हमें। टेस्टा में ये बहुत थिक पार्ट होता है और केवल 1 लेयर्ड ही पाई जाती है और काफ़ी मोटी होती है 1 लेयर्ड ही। इंटेगुमेंट की जो सेल्स होती है वो लिविंग होती है और टेस्टा की जो सेल्स होती है सिंगल सेल ये डेड होती हैं। इंटेगुमेंट्स में जो स्क्लेरॉइड्स होती हैं वो एब्सेंट होती है, स्क्लेरॉइड्स नहीं पाई जाती हैं। टेस्टा में स्क्लेरॉइड्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, ये स्क्लेरॉइड्स रिच होती हैं। इंटेगुमेंट्स अराइज फ्रॉम द चैलाजल एंड ऑफ ओव्यूल। जो इंटेगुमेंट होता है ये हमारा चैलाजल एंड से डेवलप होता है ओव्यूल के। और जो टेस्टा होगा हमारा ये फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल के आउटर इंटेगुमेंट से डेवलप होता है। आइए हम इंटेगुमेंट्स के बारे में नेक्स्ट देख लेते हैं। इट इज़ प्री फर्टिलाइज स्ट्रक्चर। जो इंटेगुमेंट होता है हमारा ये प्री फर्टिलाइज स्ट्रक्चर होता है, जबकि जो टेस्टा होगा ये पोस्ट फर्टिलाइज स्ट्रक्चर होगा, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ये डेवलप होता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसी क्वेश्चन का, इसमें भी हमें डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प। तो आइए देख लेते हैं पेरिस्पर्म क्या होता है। पेरिस्पर्म जो होता है हमारा ये हमारा सीड्स में पाया जाता है, ये न्यूसिलस होता है। और जो पेरिकार्प होता है ये फ्रूट का आउटर कवरिंग होता है जो कि ओवरी वॉल से डेवलप होता है। पेरिस्पर्म जो हमारा होता है ये सीड का पार्ट होता है और जो पेरिकार्प होगा हमारा ये फ्रूट का पार्ट होगा। पेरिस्पर्म हमारा ड्राई होता है यूजुअली और जो पेरिकार्प होता है ये ड्राई और फ्लेसी होता है। क्योंकि ये फ्रूट का पार्ट होगा तो ये ड्राई भी होगा और फ्लेसी यानी मांसल होगा जिसे हम खाते हैं। और जो पेरिस्पर्म होगा ये ड्राई होगा, ये सीड पार्ट में पाया जाएगा। तो इट इज़ ऑफन नॉन फंक्शनल और फॉर सीड, ये सीड के लिए नॉन फंक्शनल होता है, सीड के लिए इसका कोई काम नहीं होता है क्योंकि ये डेड भी होता है, ड्राई। इट इज़ और जो हमारा पेरिकार्प होगा ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है फ्रूट का और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जिससे फ्रूट ग्रो करता है और फ्लेशी बना रहता है। जो पेरिस्पर्म होगा हमारा ये कुछ सीड्स में ही पाया जाएगा, सारे सीड्स में नहीं पाया जाता है।
और जो पेरिकार्प होता है ये पूरे फ्रूट्स में पाया जाता है, पूरे फ्रूट पार्ट में पाया जाता है। तो ये था हमारा डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 14। वाई इज एप्पल कॉल्ड अ फॉल्स फ्रूट, विच पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट। जो एप्पल होता है इसे हम फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं, मीन्स ये फ्रूट नहीं है। और जो फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है जो इस फ्रूट को फॉर्म करता है। तो आइए देख लेते हैं एप्पल को फॉल्स फ्रूट या असत्य फल क्यों कहा जाता है। बोटेनिकली राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड अ ट्रू फ्रूट। बॉटनी की भाषा में बोले तो जो एक ओवरी होती है, मैच्योर ओवरी से ही ट्रू फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। मीन्स जो फॉल्स फ्रूट होगा वो मैच्योर ओवरी से डेवलप नहीं होता होगा। द फ्रूट्स इन विच थैलेमस एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स डेवलप्स अलॉन्ग विद द ओवरी आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट में क्या होता है, ओवरी के साथ थैलेमस और अदर फ्लोरल पार्ट भी डेवलप हो जाते हैं, इसीलिए इसे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें केवल एप्पल के लिए बोला गया था, बस इसके अदर एग्जाम्पल्स हैं एप्पल, स्ट्रॉबेरी, काजू यानी कैसियो एक्सेट्रा। एप्पल में होता क्या है, इन एप्पल द मेन एडिबल पोर्शन ऑफ द फ्रूट इज फ्लैशी थैलेमस। जिस पार्ट को हम खाते हैं एप्पल में, शीट्स को हटा करके जो फ्लैशी पार्ट होता है उसे थैलेमस बोलते हैं। ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन और विदाउट फर्टिलाइजेशन इन पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। जो ओवरी होती है वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स में फर्टिलाइजेशन के बाद या विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही फॉर्म हो जाती है, इसीलिए इसे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। What is meant by emasculation? When and why does a plant breeder employ this technique? emasculation से आप क्या समझते हैं, ये क्या होता है, और जो प्लांट ब्रीडर्स एम्प्लॉय होते हैं इस टेक्निक को कब और क्यों यूज़ करते हैं। emasculation is the removal of stamens, mainly the anthers, from the flower buds before their dehiscence. emasculation क्या होता है, ये एंथर से स्टेमन्स का रिमूवल होता है। जब वो बर्ड के फॉर्म में होते हैं तो हम स्टेमन्स को रिमूव कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। दिस इज मेनली डन टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। ये सेल्फ पॉलिनेशन के प्रोसेस को रोकने के लिए किया जाता है। emasculation is one of the measures in the artificial hybridization. emasculation and begging टेक्निक जो होती है ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए और वांटेड पॉलन ग्रेन्स को डालने के लिए। प्लांट ब्रीडर्स इस टेक्निक को यूज करते हैं और कब, प्लांट ब्रीडर्स एम्प्लॉयड दिस टेक्निक टू प्रिवेंट द पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर। सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन को रोकने के लिए जो प्लांट ब्रीडर्स एम्प्लॉय होते हैं इस टेक्निक को, इमैस्कुलेशन को यूज़ करते हैं टू पॉलिनेट स्टिग्मास विथ पॉलिन्स ऑफ डिजायर्ड वेराइटी। डिजायर्ड वेराइटी को पॉलिनेट करवाने के लिए स्टिग्मा से। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। If one can induce parthenocarpy through the application of growth substances, which fruits would you select to induce parthenocarpy and why? कुछ ग्रोथ सब्सटेंस से अगर हम पार्थिनोकार्पिक को इंड्यूस कर सकते हैं तो आप किस फ्रूट को सेलेक्ट करेंगे इस पार्थिनोकार्पिक टेक्निक को यूज़ करने के लिए और क्यों। तो आइए पहले जान लेते हैं पार्थिनोकार्पिक होता क्या है। तो पार्थिनोकार्पिक जो होता है ये डेवलप्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो होगा हमारा, ये सीडलेस फ्रूट होता है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में सीड्स नहीं पाए जाएंगे। तो जो फ्रूट्स आप देखेंगे विदाउट सीड्स होंगे फ्रूट, वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होंगे।
ये जो फ्रूट होते हैं डेवलप फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये डायरेक्ट ओवरी से डेवलप होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बिना इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसलिए सीड डेवलप नहीं हो पाता है। जैसे कि हमारा एग्जांपल है बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, पाइनएप्पल्स, गुआवा etc. Watermelons, lemon are selected because these seedless of units are of high economic importance. इतने जो एग्जांपल्स दिए गए हैं हमें इन फ्रूट्स के, ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं, इनमें सीड्स नहीं पाए जाते हैं या पाए जाते हैं तो विदाउट फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से होते हैं। द फ्रूट इन विच सीड्स और सीड पार्ट फ्रॉम एडिबल पोर्शन, जैसे कि पोमग्रेनेट यानी कि अनार, आर नॉट सेलेक्टेड टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पिक। ऐसे फ्रूट को हम नहीं चूज करेंगे जिसमें कि जो हमारा एडिबल पार्ट होगा वो सीड पोर्शन को प्रोटेक्ट किए होगा। जैसे कि आप अनार में देखते होंगे, उस पार्ट अनार में हम सीड्स को ही खाते हैं। ऐसे फ्रूट को हम पार्थेनोकार्पिक इंड्यूस करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टैपेटम इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स वॉल। टैपेटम के रोल को हमें बताना है, पॉलन ग्रेन वॉल के फॉर्मेशन में क्या रोल प्ले करता है। तो आइए देख लेते हैं। टैपेटम इज द इंडर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। टैपेटम जो होता है हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम का इनर मोस्ट लेयर होता है, ये सबसे इनर लेयर होती है, 4 लेयर्स में पाई जाती है, ये सबसे इनर लेयर होती है। ये जो लेयर होती है, टैपेटम सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड पॉलीप्लॉइड। टैपेटम सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, इनमें बहुत से न्यूक्लियस पाए जाते हैं। दे नरिश द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। जो टैपेटम होती है ये पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। These cells contains Ubish bodies that help in the ornamentation of the microspore or pollen grains walls. इस टैपेटम में यूबिश बॉडीज पाई जाती हैं जो माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स को ऑर्नामेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। The outer layer of the pollen grain is called exine, is made up of sporopollen secreted by the Ubish body. पॉलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है, जिसे हम एक्साइन कहते हैं। ये यूबिश बॉडीज के द्वारा सीक्रेट की जाती है टैपेटम सेल्स के। दिस कंपाउंड प्रोवाइड स्पाइनी अपीयरेंस टू द एक्साइन ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। ये यूबिश बॉडी जो कि टैपेटम सेल्स से प्रोवाइड की जाती हैं पॉलन ग्रेन को, ये स्पाइनी अपीयरेंस शो करते हैं, कांटे के जैसे बाहरी भाग इनके दिखाई देते हैं पॉलन ग्रेन के। आइए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 2 के एक्सरसाइज का। व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। एपोमिक्सिस क्या होता है और इसके इम्पोर्टेंस को बताना है। तो जो हमारा एपोमिक्सिस होता है ये हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। डैट प्रोड्यूस शीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस में क्या होता है, जो शीड्स होते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सम स्पीसीज ऑफ एस्टेरेसियन ग्रासेस, ग्रास और एस्टेरेसी फैमिली के स्पीसीज को आप देख सकते हैं, सनफ्लावर, ग्रास। दिस मेथड इज इम्पॉर्टेंट इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री। ये जो एपोमिक्सिस होता है ये हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। हाइब्रिड्स आर एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। हाइब्रिड जो होते हैं ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, बट द मेन ड्रॉबैक इज दैट द हाइब्रिड सीड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर बिकॉज द सीड्स ऑफ द हाइब्रिड प्लांट्स डू नॉट maintain hybrid character for longer period due to segregation of character.
बट हाइब्रिड प्लांट्स या हाइब्रिड सीड्स का एक ड्रॉबैक होता है कि ये अपने कैरेक्टर को बहुत लंबे टाइम तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इनमें कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन हो जाता है, कैरेक्टर्स मिल जाते हैं और अपने एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं लंबे टाइम तक, इसीलिए हाइब्रिड सीड्स का एक ड्रॉबैक माना जाता है। दिस कैन बी अवॉइडेड, अब ये जो ड्रॉबैक है इसे हम अवॉइड कर सकते हैं इफ़ एपोमिक्सिस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन हाइब्रिड सीड्स। और इसी को अवॉइड करने के लिए एपोमिक्सिस प्रोसेस यूज़ की जाती है, इंट्रोड्यूस की जाती है हाइब्रिड सीड्स में। फॉर दिस रीज़न साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू आइडेंटिफाई जीन्स फॉर एपोमिक्सिस। इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं एपोमिक्सिस के जीन्स को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे हमारे 18 क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आई होप आपको इसके सॉल्यूशंस समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।